हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए यूपी पीसीएस आरओ एआरओ प्री टेस्ट सीरीज। तो आपको पता है मैंने 2 टेस्ट करवा दिए, आज हम तीसरा टेस्ट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और टेस्ट को ज्वाइन करिए, और जो भी आरओ एआरओ पेपर दे रहे हैं उनको भी ये रिकमेंड करिए। और आज हम पॉलिटी का टेस्ट करेंगे, तो पॉलिटी तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो केवल आरओ एआरओ को टारगेट ना करके आप यूपी पीसीएस के सारे एग्जाम को, और ये जितने भी एग्जाम होते हैं सब में तो पॉलिटी आता ही आता है, तो पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। तो ये यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो या आरओ एआरओ, कोई भी एग्जाम हो, ऑल इन वर्ल्ड, सॉरी ऑल इन इंडिया, तो कोई भी एग्जाम हो तो इसके लिए हम ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए, वैसे तो है आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज, चलिए करते हैं। आज टेस्ट नंबर 3 है। 2 टेस्ट मैंने करा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए और देखिए और करिए। तो ठीक है, तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर हिंदी वाले हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में करा दे रही हूँ। अगर आप लोग की डिमांड होगी कि इंग्लिश में कराऊँ तो मैं वो भी करा दूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का उल्लेख था? तो था पहला भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या रेगुलेटिंग एक्ट 1973, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या चार्टर एक्ट 1833। तो ठीक है, इसमें क्या है, इसका आंसर होगा सी, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपको बता दूं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। ठीक है, 1937 को हुआ था। और क्या हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्वायर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा की विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया था? तो संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार मतलब किसने दिया था? तो वो दिया था सर्वदलीय सम्मेलन 1946 ने, कांग्रेस पार्टी 1942 में, मुस्लिम लीग ने 1938 में, स्वराज पार्टी 1924 में। तो ये बात की गई थी स्वराज पार्टी 1924 में। ठीक है, रांची में गठित स्वराज पार्टी में आत्मनिर्भर के अधिकार की मांग की और प्रस्ताव पारित किया। इसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई, प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का अपनाया गया। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं, मतलब गलत पूछा है। तो ये तो सही है, ये गलत है, यही तो गलत है। गलत इसलिए है, आप सोचेंगे सही है, लेकिन गलत इसलिए क्योंकि 13 दिसंबर को स्वीकार नहीं किया गया था। 13 दिसंबर को तो प्रस्ताव मतलब लाया गया था कि हाँ इसको होना चाहिए। ठीक है, 1946 में गठित संविधान सभा कब विघटित हुई? तो 1946 में संविधान सभा का कब विघटित हुई थी? तो वो हुई थी 1 जनवरी, सॉरी, जनवरी 1950 को, नवंबर 1949 को, या अप्रैल 1952 को, या अगस्त 1947 को। तो ये विघटित कब हुई थी? तो ये विघटित हुई थी 1952 को, अप्रैल में। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं और कथन कारण दिया है, तो देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो कथन और कारण दोनों हैं, तो देखते हैं क्या सही है। तो ये होगा, ए और आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण है तो बी होगा, क्योंकि ए आर तो दोनों सही है, परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। कहाँ से लिया गया समवर्ती सूची? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस की क्रांति से। तो वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे हम हम्म, राज्यों के पुनर्गठन का सही क्रम। तो पहले पुनर्गठित कौन सा हुआ था इसमें से, और कौन सा बाद में हुआ था? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड। तो आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा, पहले तो आंध्र प्रदेश आया था, तो ऑप्शन बीसी में से देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश आया था, और आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात, हरियाणा तो बाद में बना। पहले आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड और हरियाणा। तो आपको मैं बता दे रही हूँ, 1953 में आंध्र प्रदेश बना था, और गुजरात जो बना था ये लगभग बना था 1960 में बना था। और नागालैंड जो है ये बना था, नागालैंड कब बना था? ये शायद बना था किसी, हाँ, 1963 में बना था। 1963 में ये बना था। और हरियाणा जो है तो पंजाब से अलग होके 1966 में बना था। ठीक है, तो ये हो गया 53 में, ये हो गया 60 में, हो गया 63 में, और ये हो गया कब हुआ? 66 में। ठीक है, आगे देखते हैं। सूची को मिलान करना है, तो ये प्रावधान दिया है, अनुसूची दी है। पाकिस्तान से भारत में प्रवर्जित क्या है? तो ये होगा अनुच्छेद
6, ठीक है। और ये होगा अनुच्छेद 6 होगा, और ये नागरिक अधिकारों का नियमन तो अनुच्छेद 8 में ही है। और ये अगला क्या है, भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, तो ये रखा गया है भारतीय मूल के नागरिकों से, हाँ, ये रखा गया है अनुच्छेद 11 में। और नागरिक अधिकारों की निरंतरता, तो नागरिक अधिकारों की निरंतरता को रखा गया अनुच्छेद 10 में। तो ठीक है, मिलान देखते हैं। पाकिस्तान मतलब ए जो हो गया 3 में, A3 ये 2 है। उसके बाद बी जो है B2 में है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए अगर नहीं याद है तो, और ये तो मस्ट है कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया है। तो भारत के संविधान प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से? तो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान का चौथी अनुसूची में शामिल है क्या? चौथी अनुसूची में क्या है? विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ, या जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, या भत्तों का विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान, या राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो ये होगा आपका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है चौथी अनुसूची में। क्या पूछा है? हाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 20, या 14, 15, 19, 29, या 16, 19, 20, 22, या 15, 16, 19, 29, 30? तो कौन सा वो है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? वो होगा 15, 16, 19, 29, 30। याद कर लीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा हुआ है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जाता है? तो अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा, नौकरियों में प्रवेश द्वारा। तो अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है, तो वो केवल किया जा सकता है 1, 2, 3 तीनों सही है। नौकरी ये देखे थोड़ी ना अस्पृश्यता कौन सा किया जा सकता है, तो तीनों सही है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का को अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 है, 19 है, या 21 है, या 19 है, बी है। तो वो कौन सा है? प्रेस की स्वतंत्रता रखी गई है 19 में। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा विषय राज्य की नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है? तो बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा रखना, या न्याय को बढ़ावा देने हेतु गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन से विषय राजनीतिक निर्देशन में शामिल नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा सी, पोषण स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा करना, ये नहीं है, बाकी सब है। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, वास्तविक और नाममात्रिक कार्य प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है। तो वो हो जाएगा आपका न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के सुझाव दिया था? स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य को जोड़ने की बात की थी? तो जो अभी रिसेंटली में है, मतलब रिसेंटली में तब 8 थे, ठीक है, 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने की बात की थी, उन्होंने सुझाव दिया था स्वर्ण सिंह ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 19 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 22 में, अल्पसंख्यक का शिक्षा स्थानों की 30 में, स्थापना में प्रशासन 30 में, प्राणन दैहिक 20 में। तो कौन सा होगा? ये तो आपको पता चल जाना चाहिए देखते ही, क्या मतलब कौन सा कथन सुमेलित है। तो ये तो पक्का ही नहीं है, और ये अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान होगा, यही सही है, सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देश की रक्षा करें तथा राष्ट्र की सेवा करें, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, पर्यावरण का संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा करें, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करें। तो इसमें देखना क्या है, कौन सा मूल कर्तव्य है? तो ये जो है, इसमें मूल कर्तव्य होगा पहला, पहला और दूसरा कर्तव्य है, पहला दूसरा। तो देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करें, ज्ञान अर्जन सुधार की भावना का विकास करें। तो ये 51A में रखा गया मूल कर्तव्य, देश की रक्षा करें आह्वान किए जाने के लिए रखा गया, ये चौथे में है। और 8वें में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन का सुधार कर मतलब भावना का विकास करें, जबकि तीसरा और चौथा कथन निर्देशन तत्वों के भाग हैं। मतलब ये जो है DPSP है और ये मूल कर्तव्य है, इसलिए पहला दूसरा सही है।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 333 है, अनुच्छेद 331 है, 32 है, 41 है। तो कौन सा है इसमें से? अम, कौन सा होगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 332। संविधान के अनुच्छेद अंतर्गत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान इसी में है। तो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है यदि वह किसी भी सदन की अर्हता रखता है। क्या कथन है ये? कारण है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो कथन कारण को देखते हैं, स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहली बात तो पहला गलत है, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है यदि वो सदन की अर्हता रखता हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। और तो पहला असत्य है और दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न नेक्स्ट है 21। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद का निपटारा होता है, तो वह विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सॉरी 22। भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आय होनी चाहिए, पता ही होगा, 25 ईयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। कहाँ पर उत्तरदायी होते हैं? भारत के प्रति, संसद, सॉरी प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके लिए होते हैं? वो होते हैं केवल 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 लोकसभा के प्रति होते हैं, सबके लिए थोड़ी होंगे। संसद की बैठकों में अधिकतम कितने माह का अंतर होता है? तो संसद की बैठकों में अधिकतम गैप होता है 6 माह का। और निम्नलिखित में से भारत का प्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला कौन थी? तो किसको नहीं पता होगा? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, सिंपल सी बात है, सरोजिनी नायडू। भारत के प्रधानमंत्री का उनके कार्यकाल के अनुसार कौन सही क्रम है? चलो, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा या चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा, चरण सिंह, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा या चंद्रशेखर, वीपी सिंह, चरण सिंह, एचडी देवगौड़ा, मतलब इन चारों का बताना है। तो देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा ये चरण सिंह होंगे, फिर वीपी सिंह होंगे, फिर चंद्रशेखर, फिर होंगे एचडी देवगौड़ा। तो चरण सिंह लगभग थे 79 से 80 तक, और 89 से 90 तक, मतलब 10 साल बाद इनके वीपी सिंह थे। उसके बाद 90 और 91 चंद्रशेखर थे। उसके बाद 96 और 97 में थे देवगौड़ा। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर महान्यायवादी देंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला है 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? कोंकणी नेपाली, संथाली, कोंकणी नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, संथाली, भोजपुरी। भोजपुरी तो है ही नहीं। संथाली, नेपाली, बोडो। तो कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, कोंकणी नेपाली मणिपुरी। नमक याद कर लो, नमक। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो मानव अधिकार संरक्षण 90, 91, 92, 93 कब लागू हुआ था? तो मानव अधिकार के लिए बात की गई थी 93 में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यह 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं है। इसके हटाने का तरीका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। तो इसमें क्या पूछा है? कथन असत्य, मतलब गलत पूछा है। तो गलत हो जाएगा, हम 70 आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, ये गलत है। 665 है। और धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है, इसे राज्यसभा, असत्य पूछे ना, इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता होती है, इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है, राज्यसभा को संशोधन में सिफारिश कर सकती है, लोकसभा में अस्वीकृत होने पर राज्य सरकार त्याग पत्र देना पड़ता है धन विधेयक के लिए। तो ये हो जाएगा, राज्यसभा कुछ संशोधन या सिफारिश कर सकती है, ये गलत है क्योंकि राज्यसभा नहीं कर सकती है। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 105, 108, 100 या 107? तो बहुत ही मतलब डिमांडेबल क्वेश्चन है, तो ये होगा 108। तो 108 में संयुक्त बैठक मतलब ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में 452, 245, 250, 545, ये तो पता होना चाहिए। चलो नहीं पता तो मैं बता दे रही हूँ, 250, 250। चलिए लोकसभा में बता दीजिए कितने होने चाहिए अधिकतम संख्या। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है? तो किससे प्राप्त है? समान प्रतिनिधित्व, समान प्रतिनिधित्व प्राप्त छत्तीसगढ़ और झारखंड को, गुजरात और कर्नाटक और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को, असम और केरल को। तो समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है गुजरात को। गुजरात और कर्नाटक जो है, नहीं नहीं नहीं,
एक मिनट देखने दो, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में क्या मतलब क्या पूछा, एक मिनट। हाँ, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 11-11 हैं, और इसलिए दोनों सही हैं। ठीक है, आगे से बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति पर परीक्षण करती है? परमादेश प्रेषण बंदी प्रत्यक्षीकरण या अधिकार परीक्षा। तो वह हो जाएगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण एक प्रतिषेध याचिकाएं और अधीनस्थ न्यायालयों की एक कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया हो तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देती है और मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करती है, जिसे को उत्प्रेषण बोलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो महाभियोग भाई मतलब इम्पीचमेंट किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वो संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। यह संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा का संविधान है। यह एक बड़े बड़े देश के शासन से संबंधित है। तो वह हो जाएगा, यह संघ तथा राज्य सरकार का संविधान है। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है? तो उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की 226 में है, और सुप्रीम कोर्ट की किस में है बता दीजिए। वैसे 32 है, मैं बता दे रही हूँ। सूची को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तो कोर्ट से सही उत्तर चुनिए। तो अनुच्छेद 78 क्या करना है? सूची उत्तर चुनना है, मतलब मिलान करना है। अनुच्छेद 78 में क्या है? तो क्या है भाई? अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्य कर्तव्य हैं। और 74 में क्या है? तो 74 मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को सहयोग है। और 75 में क्या है? तो 75 में जो होगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन तथा मंत्रिपरिषद का गठन उठन करेगा। और 31 में क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। तो इस हिसाब से हो जाएगा। देख लूं A2, देखो A2 मिल रहा है। A2 तो 2 में है। और B4 मतलब B हो जाएगा आंसर इसका। B हो जाएगा। भारत की संचित निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? संचित निधि अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 215 या आर्टिकल 192। तो वो किस में है? तो वो है अरे यार, हाँ, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 192 में। तो 1986 में, नहीं 92 में कैसे होगा यार, मैं गलत बता रही हूँ आप लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, दिमाग कहीं और है। तो 266 में भारतीय संचित निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? 266 में। एल एम सिंघवी समिति संबंधित है अधिनियोजन से, करारोपण से, संवैधानिक विकास से, पंचायती राज विकास से। तो एल एम सिंघवी संबंधित है पंचायती राज से। नगरीय शासन प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिकता प्रदान की गई? तो नगरीय शासन प्रणाली को 73वां संविधान संशोधन, 73वां जो था वो ग्रामीण के लिए था, और 74वां जो था नगरीय के लिए था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? या 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, या भारत की संचित निधि से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, या राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति की समझ शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र भेज सकते हैं। कौन भेज सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में? तो ये किसको भेजते हैं, इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो संविधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, यद्यपि इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो 62 के वर्ष की आयु तक वह पद पर रहता है। उसकी आयु के संबंध में किसी भी राष्ट्र मतलब कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता। निर्णय राष्ट्रपति के पास होता है और मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से करता है। तो आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, लोकसभा स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को। तो वो करेगा लोकसभा के स्पीकर को, और किसको करेगा? भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? किसी राज्य की विधानसभा मतलब विधानसभा में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 500। ठीक है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? बहुत ही डिमांडेबल क्वेश्चन।
तो ये तो पता ही होना चाहिए, अब याद कर लो, नहीं पता 352 52। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय मतलब जो संविधान ने बनाया हो। केंद्रीय सूचना आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, कौन सा है? तो ये है केंद्रीय सूचना आयोग। और बाकी सब तो भाई आर्टिकल है इनके लिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मतलब एनआईए की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी 2009 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संबंधित कथनों पर कौन सा सही है? यह एक सांविधिक निकाय है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यह एक संवैधानिक निकाय है। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का आरंभ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। नागौर जिला था कि गांव था? आगे बढ़ते हैं। जिला था। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए, नीचे दिए कोट को। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। तो कथन कारण क्या हो सकता है? तो कथन कारण जो होंगे, मुझे लग रहा है दोनों। देखिए पहले ऑप्शन देख रहे हैं। हाँ। ये संघीय वित्त आयोग पंचायतों की वित्त सहायता के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता, ये गलत है। क्यों नहीं कर सकता? संघ तो सब में कर सकता है। तो ए सही है, मतलब आर गलत है, तो ये सी हो जाएगा। सरकारी आयोग गठित हुआ था निम्न में से किसकी समीक्षा करने के लिए? तो राज्यपाल व मुख्यमंत्री के मध्य संबंधों की, राज्यपाल व राष्ट्रपति के मध्य संबंधों की, संघ व राज्य के मध्य संबंधों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की। तो सरकारी आयोग का गठन किस लिए किया गया था? यह किया गया था संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधों पर। प्राक्कलन समिति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है। जॉन मथाई के सिफारिश पर 1921 में गठित की गई। इसके सदस्यों में सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जॉन मथाई की सिफारिश पर 1921 में गठित की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 262, 263, 265, 260। तो किसमें की गई थी? तो ये की गई थी 263 में। भारतीय संविधान के अंतरराज्यीय परिषद 263 में है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका गठन कार्यपालिका आदेश के तहत हुआ था, संसद पारित अधिनियम के तहत हुआ था, राष्ट्रपति के अध्यादेश के तहत हुआ था। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह हुआ था, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। मतलब संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो इसमें से कोई नहीं इसलिए होगा क्योंकि जो होता है संघ लोक सेवा आयोग का भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक यह संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियां, कार्य के अलावा इसके संगठन, सदस्यों की नियुक्तियां और बर्खास्ती आदि का विस्तार से वर्णन किया गया। ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 24वें संशोधन द्वारा, 7वें संशोधन अधिनियम द्वारा, या 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, या में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा, ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन अधिनियम द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की शक्तियों एवं प्राधिकार संबंधित प्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित थे? क्या पंचायती राज और पंचायतों की शक्तियां तो किसमें वर्णित है? ये वर्णित है अनुच्छेद 243 जी में। जी में जीनियस पास पावर। ठीक है। इसलिए भारत में 2013 में 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में शामिल नहीं है? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो ये अभी ये मिजोरम है। भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीडीएस, और इनमें से कोई नहीं। तो भारत के सैन्य बलों का सेनापति तो भाई कौन होगा? सबको पता होगा, ये होगा भारत का राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या होगा? ये होगा भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां संबंधित कौन सा असत्य है? वो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं। अनुच्छेद 356 के अतिरिक्त संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो 352, 365, 358, 362। तो कौन सा है वो हो जाएगा 365।
365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में मतलब प्रभावी बनाने में असफल रहता है, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर मामले को अपने हाथ में ले सकता है। राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियां किस अनुच्छेद में? तो 154, 163, 164 या 167। तो ये है 163 में राज्यपाल की विवेकाधिकार की शक्ति। तो मिलान करना है, अनुच्छेद 131 में क्या है और अनुच्छेद 126, 128, 127 में क्या क्या है। तो मिलान करना है, देखते हैं। 126 में राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को क्या कार्यकाल दे सकता है ना, तो ये हो जाएगा 131 का हो जाएगा 30। एक सौ 131 सही है। 132 उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, मतलब इसमें ये होगा कि राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत को उच्चतम न्यायालय का कार्यकार मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। और 127 में मुख्य न्यायाधीश की किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय की तदर्थ न्यायिकता नियुक्त कर सकता है। तो बी हो जाएगा 4 में, ठीक है। और हो जाएगा 128 हो जाएगा 2 में, उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति होगा। और 127 होगा ए में, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तो ये इस हिसाब से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो लोकसभा 1/4 सदस्यों का, 3/4 का या 50 का, इनमें से कोई नहीं। तो कितने लोग का समर्थन की आवश्यकता है? तो वो होगी 3/4, ठीक है, 3/4 सदस्यों की। निम्नलिखित में से किस भाषा को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो इसमें से दिया गया किसको? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत को 2005 में दिया गया था। तो तमिल को 2004 में दिया गया था, संस्कृत को 2005 में दिया गया था, तेलुगु को 2008 में दिया गया था, मलयालम को 2013 में दिया गया था, और उड़िया मतलब जो है उसको दिया गया था 2014 में। कितनी है? तो अभी कितनी है शास्त्रीय भाषाएं? तो लगभग 5 है, यही 4-5 है, 5। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के संबंध में उपयुक्त कथनों मतलब किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है सर आइवर जेनिंग, केसी वियर या हेराल्ड लॉस्की या डीडी बसु। तो डीडी बसु संबंधित है, ठीक है। नहीं, डीडी बसु नहीं, केसी वियर ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति बैठकों में उपस्थित रहता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, भारत के न्यायवादी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक। तो लोक सेवा समिति बैठक में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। तो कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है, देखते हैं। तो ये हो जाएगा भारत के किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। ये दोनों गलत है, दोनों गलत है भाई, क्योंकि 171 में अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 होगी और 40 से कम नहीं होगी। और ये होगा, और 182 में कहा गया है कि विधान परिषद सभापति तो सभापति का निर्वाचन विधान परिषद करती है, फिर दोनों कथन गलत है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको जल्दी जानना बहुत जरूरी है। तो मनाया जाता है 25 जनवरी को। 26 जनवरी को मनाया, 26 जनवरी को हमारा 26 जनवरी होता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो राज्य में, संसद में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में। तो वह है संसद में। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण, जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकते हैं जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं। तो ये जनहित याचिका मतलब PIL, तो ये दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है, स्वयं किसी व्यापक लोकहित के विषय में यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, यदि केवल यदि विषय
नागरिकों और मूल अधिकारों से हो। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मतलब केवल देखते हैं स्वयं किसी व्यापक लोकहित के विषय पर, स्वयं नहीं, ऐसे गलत होगा, ये भी गलत होगा, 2 सही होगा, केवल बी सही है। तो बी की वजह से 113 राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से मतलब से राय लेने की अधिकार देते हैं, सार्वजनिक महत्व के विषय में, विधिक प्रश्न उठाने में या किसी पूर्ण संवैधानिक संधि समझौते संविदा आदि मामलों में। तो आगे देखिए, संसद की कार्यवाही से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शून्यकाल का उपबंध सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया गया? तो अपनाया गया भारत में। ठीक है, भारत में शून्य काल का आरंभ हुआ था। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटों की संख्या है 5। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। तो देखते हैं मिल जाता है। A3 तो सब में दिया है, तो देखते हैं। और अगला है आंध्र प्रदेश में, तो 25 है, आंध्र प्रदेश 25 होगा। कर्नाटक में 28 है और गुजरात में 26 है। तो इस हिसाब से डी वन तो देखते हैं डी वन में तो मिला है कर्नाटक C2 इसी में बी, ऑप्शन बी सही होगा। नहीं, ऑप्शन बी का सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। B4 है ना? हाँ, चलो आगे। भारत के संविधान में निम्न में से किसके प्रति अभियोग लगाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के विरुद्ध, चुनाव आयुक्त के, मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रति? तो वहाँ क्या है? प्रति अभियोग लगाने का प्रावधान नहीं है किसके लिए? तो वो है चुनाव आयुक्त, ये फ्री है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान 234 में या 234 में या 233 में, तो किसमें है? तो वह हो जाएगा ये 233 में है। एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट। तो अगला क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है 253 के तहत, 249 तहत, 252 के तहत, या इनमें से कोई नहीं। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी 252 के तहत। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया। देश में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। प्रधानमंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमवार इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो क्षेत्रीय परिषदों के बारे में कथन पर विचार करना है, तो ये हो जाएगा आपका मतलब 1 to 4 हो जाएगा। 1 to 4 तीसरा गलत है। प्रधानमंत्री 5 क्षेत्रों के परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, तो ये गलत है। और ये संवैधानिक निकाय है, इसके आधार पर राज्य पुनर्गठन होता है और ये 1956 के तहत है। इस अधिनियम को देश के 5 क्षेत्रों में विभाजित होता है, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तर एवं दक्षिण। और प्रत्येक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय परिषद का गठन होता है। केंद्र सरकार का गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, ना कि प्रधानमंत्री। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा और ये डी सही हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद की सीमा को निश्चित किया गया है? तो निश्चित किया गया है 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 91वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा। हाल ही में जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत में टीबी मामलों में वर्ष 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो वृद्धि हुई 19%। किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था? तो कर्ण मल्लेश्वरी को, शेफाली वर्मा को, मिताली राज को, मीराबाई चानू को। तो चुना गया था मीराबाई चानू को। विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार जीता? तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो किसने जीता? वो जीता ए कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता भारत के देश ने की है। 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान एक चार्टर को स्वीकार किया गया और 7
से सुरक्षा के स्तंभ की जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। केवल दूसरा सही, पांचवां गलत है। यह अध्यक्षता भारत ने नहीं की, बल्कि किसने की थी? प्रधानमंत्री बिमस्टेक ऑफ द बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन सम्मिलित हुए थे, जिसकी मेजबानी वर्चुअल माध्यम से श्रीलंका ने की थी। ठीक है। हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है? तो वह चुना गया है मतलब चार निकायों के लिए। अगला है एशियाई 04 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 24, 15, 16, 17, तो 17 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है 87। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाड़ी नामक इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो उद्घाटन किया गुजरात। हाल ही में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह किया गया मुंबई में। तो किस देश के ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की? तो वो घोषणा की थी ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता? तो वो जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। और अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वह किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ समाप्त हुआ? तो वह समाप्त हुआ बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी? तो वह की गई थी प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। नीलम शर्मा को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 1999 में हुई थी। इस पुरस्कार घोषणा मीडिया फाउंडेशन ने की। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1, 2, क्योंकि इसकी घोषणा मीडिया फाउंडेशन ने नहीं की थी, बल्कि किसने की थी? ये जिन्होंने ये किया था मुंबई की पत्रकार आरिफ जौहरी के प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन उत्कृष्ट महिला पुरस्कार मीडिया कर्मी 2021 पुरस्कार के लिए चुना गया। इस पुरस्कार की घोषणा मीडिया फाउंडेशन के द्वारा की गई। क्या पूछा है? कथनों पर सही, अच्छा सही नहीं पूछा है। अच्छा, ये दोनों सही नहीं है, बाकी तीसरा सही है। ठीक है। इसका जो हुआ था 2021 मतलब दिया तो गया 2021 में, लेकिन ये आरिफा जौहरी मुंबई मतलब इनको किसको दिया गया? आरिफा जौहरी को दिया गया, ना कि नीलम शर्मा को दिया गया। और ये सही है तीसरा। और इस पुरस्कार की स्थापना जो है, ये स्थापना हुई थी 1980 से। हाल ही में केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो ये बनी है अमेरिका की। डीआरडीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से दूर चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज, एक मिसाइल प्रणाली सॉलिड फ्यूल रॉकेट रैमजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया है। यह सॉलिड फ्यूल रॉकेट रैमजेट भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक मिसाइल प्रणोदक तकनीक है। तो ये हो जाएगा मतलब दोनों शायद सही नहीं, हाँ दोनों सही नहीं है, क्योंकि ये रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा तट के दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज, एक मिसाइल सॉलिड फ्यूल ऑब्जेक्ट रैमजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया। मतलब क्या पूछा है? निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, और सही नहीं है ना पूछा है, तो ये दोनों सही है, इसलिए गलत है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन का क्या नाम है? तो वह नाम कौन सा है? तो नाम है एक्सियोम मिशन 1। एक्सियोम मिशन 1। और 98 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ने चिथिरई उत्सव शुरू किया? तो उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटक। तो वो शुरू किया गया ये तमिलनाडु में। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए भारत के साथ 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वो किया था नागालैंड के साथ। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार 2021 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई थी? तो की गई थी 12.3%। हाल ही में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वह स्थापित किया गया है
भुवनेश्वर, ओडिशा में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया। इस मेले का आयोजन कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, मतलब दूसरा सही है और पहला गलत है, क्योंकि इसका 2022 क्या है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े तो कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र 26 से 30 अप्रैल 2022 को किया गया था। ठीक है, और सही है तो दूसरा सही है, और बाकी बता दिए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया यूक्रेन के राष्ट्रपति को। हाल ही में किस देश में ने दुनिया के पहली एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो वह किया इजराइल ने। हाल ही में बिजडन ने किन दो भारतीयों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर को चुना? तो केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह को, विराट कोहली और धोनी को, रोहित शर्मा और पृथ्वी शा को, या रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को? तो वह किया किसको किया, ये किया रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जौन सारी पतरी सहरिया तथा गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती, थारू टोडा महाली तथा थाड़ो जनजाति हिमाचल प्रदेश तथा हिमाचल के तराई प्रदेश में निवास करती है। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सही ये दूसरा, केवल थारू टोडा महाली तथा थाड़ो जनजाति, और ये पहला गलत होगा। अगला देखते हैं। अच्छा, सत्य पूछा है तो ये दूसरा गलत होगा, क्योंकि ये सब उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, थारू जनजाति वगैरह। तो ये दूसरा गलत होगा, मतलब ऑप्शन के हिसाब सही है, यही होगा, बी होगा, क्योंकि असत्य पूछा है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर क्षेत्र में सम्मिलित गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, ग्रेटर नोएडा, तो इसमें से कौन सा है? ये मथुरा नहीं होगा, एनसीआर में ये नहीं होता है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद जिले शामिल हैं। आगे है, निम्नलिखित कथनों में कजरी लोकगीत अखाड़े से है? पंडित शिवदास मालवी अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा, अक्षर अखाड़ा। तो वो 1 2 सही है, 3 4 सही है, 1 2 सही है, तो कौन सा इसमें सही है? तो ये सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। तो कजरी लोकगीत जो है सभी अखाड़ों से संबंधित है। किसान कल्याण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसानों के आर्थिक विकास हेतु इस मिशन को लखनऊ के सरोजनी नगर प्रखंड के ग्राम दादूपुर से शुरू किया गया था। इस मिशन के प्रारंभ में होने की तिथि 6 जनवरी 2021 है। तो फिर से असत्य कथन ढूंढना है। तो असत्य कथन जो है कोई नहीं है, सब सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी लखीमपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी, इंटरनेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, या लेदर इंस्टीट्यूट आगरा। तो कौन सा सही है? तो हो जाएगा ये पहला, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी लखीमपुर नहीं है। ये कहाँ पे है? ये है ये कहाँ, इसका विकास रुड़की विश्वविद्यालय ने किया था, और ये भारत सरकार द्वारा स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की स्थापना 1964 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन कब किया गया? तो इसका अप्रैल 2005 में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान सहारनपुर केंद्र, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान क्षेत्र केंद्र, झांसी बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। तो ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा चावल असत्य परीक्षा है ना, गलत। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये केंद्र है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान करता है? तो कथक में स्नातक की डिग्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, या भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, तो सभी। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो वो स्थापित किया गया मिर्जापुर में। निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बदला विवाह का प्रचलन पाया जाता है? जौन सारी, थारू, गोंड, खरवार। बदला विवाह मतलब डिफरेंट, तो ये हो जाता है बी में, थारू में। थारू में क्या होता है? किरात वंशी जनजाति है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। थारू अपनी बहनों का आदान प्रदान करती है, जिसे बदला विवाह कहते हैं। मतलब उनकी बहन की उनसे शादी होगी, उसकी बहन की उससे शादी हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय कारागार है। केंद्रीय कारागार आगरा, केंद्रीय कारागार लखनऊ, केंद्रीय कारागार नैनी, केंद्रीय कारागार बरेली। तो ये हो जाएगा 116 ए, केंद्रीय कारागार आगरा। बेतवा तथा यमुना नदी का संगम निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर होता है? तो भोजहा, हमीरपुर, सहारनपुर, कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, बेतवा तथा यमुना नदी का संगम निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ होता है? तो भोजहा, हमीरपुर, सहारनपुर, कौशाम्बी। तो कहाँ होता है? वो होता है हमीरपुर में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही से सुमेलित है? तो पशु जैविक औषधि संस्थान बरेली, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र वाराणसी, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कानपुर। तो कहाँ पर है वो है, देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो वो 2-3 बी, मतलब 2-3 हो जाएगा। हरिश्चंद्र अनुसंधान प्रयागराज और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान वाराणसी, बाकी सब गलत है। आगे देखते हैं, मथुरा के तेल शोधक कारखाने का स्थापना कब हुआ था? तो कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1982 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 शुरू क्यों हुआ था? उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि अधिनियम 1994 के तहत प्रदेश में 2 प्रकार के नगर निकाय गठित किए गए। तो वह हुआ था, मतलब ये जो है दूसरा क्या पूछे, कथन असत्य है ना, दूसरा गलत है, यही बताना है, पहला सही है। तो इसके बारे में बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्ता का शासन का शुरुआत 1916 में प्रारंभ हुआ था, ना कि 1994 में। ठीक है, और ये जो संवैधानिक दर्जा था ये 1994 में प्राप्त हुआ था। अधिनियम प्रकार के निकाय गठित किए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। जलौन, जलौन क्या है? जलौन का मुख्यालय कहाँ है? जलौन का मुख्यालय उरई है। और कुशीनगर का मुख्यालय पडरीना है, पडरौना। कानपुर देहात जो है वो है अकबरपुर माती, और ये है अंबेडकर नगर अकबरपुर। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सही बी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ स्वरासत योजना का संबंध किससे? तो गांव में उपजे भूमि विवाद के निस्तारण से, प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय को रोजगार प्रशिक्षण उपलब्ध कराने से, प्रदेश के मध्यम एवं निम्न कोटि के कस्बों में बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करने से, या कृषि क्षेत्र में बकाये लगान की वसूली करने से। तो वह सही होगा ऑप्शन ए, गांव में उपजे भूमि विवाद के निस्तारण से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कानपुर, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग रायबरेली इंस्टीट्यूट, इंडियन पेसल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो इनके हिसाब से है डी, इंडियन पल्सेस पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कल्याणपुर में है। और बाकी बताएं तो मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये है हापुड़ में। और इंडियन पल्सेस है कल्याणपुर, इसको सही है। और नेशनल नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है आगरा में। और इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट है हापुड़ में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। वर्ष 1925 में कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी के ट्रेन सरकारी खजाने को लूटा गया। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड का विभाजन कब हुआ था? तो 6 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 में, 12 नवंबर 2000 में, तो 9 अक्टूबर 2000 में। तो ये हुआ था 9 नवंबर 9 नवंबर 2000 को। ए बी से 5 वर्ष छोटा है, बी सी से 3 गुना बड़ा है, सी 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था। तो ए की आयु 6 वर्ष बाद क्या होगी? जिसको मैं आंसर बता बता के करूंगी फटाफट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा सी 43। यदि 100 छात्रों में से 40 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, 20 हिंदी में अनुत्तीर्ण है, 12 छात्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 52। अगला आंसर होगा, किस घन पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है? तो उसका आयतन क्या होगा? तो किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर हो तो उसका आयतन होगा 216 घन मीटर ही। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन कर लेना आप, नहीं तो बता दीजिए, हम करवा देंगे अलग वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, यदि सिस्टर को ऐसे लिखा जाता है तो आर्क को ऐसे लिखा जाता है, तो अरेस्ट को कैसे लिखा जाएगा? फिलहाल मैं बता सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ा पेन प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो हो जाएगा बी। और निम्नलिखित में लुप्त अक्षर क्रम क्या है? तो क्रम संख्या है, तो वो है सी।
KMKLN निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में लुप्त अक्षर क्रम क्या है? तो वह हो जाएगी सी इसमें से। और अगला है सुचित्रा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से छोटी है, गीता विजी से छोटी है, विजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़े हों तो मध्य में कौन होगी? तो वह हो जाएगी पुष्पा। और ये दिया है नंबर 5, 8, 13, x 34, 55, 89 संख्याओं के अनुक्रम में यक्स का मान बताना, तो यक्स का मान हो जाएगा 21। अरुण कहता है कि ये लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। अरुण उस लड़की से क्या संबंध है? तो उसका संबंध जो है वो है उसकी ससुर का ससुर का संबंध है। नीचे दिए गए आकृति में x का मान ज्ञात करना है, तो 82, 94, 44 दिए, 16, 36, 16 दिया है और 4, 6, 4 दिया है और 10 x 8 दिया, तो x का मान बताना है। तो ये हो जाएगा डी, 13 हो जाएगा एक्स का मान। और अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों में उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसकी व्याख्या की गई है क्या है? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों या मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो वो आंसर हो जाएगा आपका मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। सूचना का अधिकार है, एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, ए और बी दोनों में है और इनमें से कोई नहीं, तो वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और चौधरी चरण सिंह। तो कौन है जो कभी नहीं उपस्थित नहीं हुए थे? वो चौधरी चरण सिंह। तो ये 28 जुलाई 1979 मतलब 79 से 14 जुलाई 1980 तक भारत प्रधानमंत्री रहे थे। मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है कौन सा सही नहीं है? तो यह वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति प्राप्त पाता है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो हो जाएगा वह साधारणतया राज्यपाल द्वारा चयनित होता है मुख्यमंत्री। आपातकाल में ये मतलब चयनित नहीं होता है, वो तो उसको नियुक्त करता है ना, तो गलत हो जाएगा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के विधानमंडल द्वारा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए बीपीएससी के। आपको कैसा लगा है टेस्ट? आप बताइएगा जरूर। और हाँ, सॉरी बीपीएससी बोल रही हूँ, ये बीपीएससी का मैंने इसके पहले टेस्ट कराया था ना, तो दर्शाया मेरे मुंह से आ गया, सॉरी। तो ये आरओ का टेस्ट हो चुका है आपका। इससे पहले मैं बीपीएससी का भी टेस्ट कराई हूँ और ईपीएफओ का, और बहुत सारे टेस्ट मैंने करवाए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाइए देखिए। और आरओ के 2 टेस्ट हो चुके हैं, तीसरा टेस्ट है। तो ठीक है, और भी टेस्ट बताइएगा कौन से टेस्ट चाहिए आपको। तब तक के लिए बाय और आपका दिन शुभ हो। और इस वीडियो को शेयर करिए जिनको ज़रूरत है और उनको तो पहुँचाइए, सपोर्ट करिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।